केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात अमेरिका और इजराइल के उस अग्रेशन की जिसका आर्थिक असर पूरी दुनिया के हर देश पर पड़ सकता है। ईरान के घुटनों पर लाने का अहंकार अब खुद अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। अरबों खरबों डॉलर चंद घंटों में धुएं में उड़ रहे हैं और अमेरिकी इकोनॉमी गर्त में जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस भीषण चक्रव्यूह में खुद फंस चुके हैं? क्या ट्रंप का ये वॉर गेम उनके अपने ही देश को कंगाल कर देगा? आपको बताएंगे। दूसरी खबर सुपर पावर की उस सनक की जिसने दुनिया के नक्शे को बदलने की साजिश रच दी है। क्या अब ईरान का नक्शा बदलने वाला है? क्या जिस तरह दशकों पहले कोरिया के 2 टुकड़े हुए थे, ठीक वैसा ही खौफनाक प्लान तेहरान के लिए तैयार किया जा चुका है? अमेरिका के इस डेंजरस प्लान पर अंदर की खबर आपको बताएंगे। तीसरी खबर उस दहशत की है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को धूल में मिलाने के बाद अब ट्रंप और नेतन्याहू की नजरें पाकिस्तान के उस जखीरे पर हैं जिसे वो दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। पाकिस्तान के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं कि ईरान तो महज बहाना था, असली निशाना तो पाकिस्तान है। क्या सुपर पावर ने तय कर लिया है कि किसी भी कट्टरपंथी मुल्क के हाथ में अब परमाणु ट्रिगर नहीं रहने दिया जाएगा? इस पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या ट्रंप अब सरेंडर करेंगे या फिर तबाही का ये तांडव अभी और भीषण है। सबसे पहले बात इसी की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले इसी की कर लेते हैं कि क्या ट्रंप कंफ्यूज है, वो परेशान है कि उन्होंने युद्ध छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज सबसे पहले बात हम इसी की करने जा रहे हैं क्योंकि महायुद्ध में ये वो पल है जहां ट्रंप अब कंफ्यूजन में है, जहां ट्रंप को सेकंड थॉट्स आ रही हैं कि क्या उन्होंने युद्ध का ये जो रण छेड़ा है ये मुश्किल खड़ी कर देगा उनके लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने हम बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि महायुद्ध का ये जो दौर है ये बहुत विध्वंसक है, प्रलयंकारी है और भारी नुकसान इसमें उठाना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को भी। और यही वजह कि ये तस्वीर देखिए जो हम आपके सामने रख रहे हैं, 17 लाख के ड्रोन का इस्तेमाल। एक ड्रोन जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो 17 लाख का है। क्या वो ड्रोन इतना भारी पड़ रहा है अमेरिका के लिए कि उस एक ड्रोन को एलिमिनेट करने के लिए 37 करोड़ के हथियार खर्च हो रहे हैं? आप समझ रहे हैं कितना भीषण और भारी जवाब देना पड़ रहा है। और ये जवाब सिर्फ दिखने में भारी नहीं है, जेब पर भी बहुत भारी है क्योंकि 37 करोड़ के हथियार से जवाब देना पड़ रहा है एक महज 17 लाख के ड्रोन का। ये हालत हो गई और यही वजह है कि अब सेकंड थॉट्स आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। जरा आपको बताते हैं, ये तस्वीर देखिए। युद्ध करके डोनाल्ड ट्रंप बहुत कंफ्यूज्ड है। उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही है, उनकी बोलचाल वैसी है। वो कह तो रहे हैं कि युद्ध लंबा छिड़ेगा, लेकिन क्या इस युद्ध के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? सवाल यह है कि क्या इस युद्ध के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम आपको जानकारी देते हैं क्योंकि ये जो 17 लाख वाला ड्रोन हम आपको बता रहे हैं, इसको एक ड्रोन को एलिमिनेट करने के लिए जो पूरे मिडिल ईस्ट में फायर कर रहा है ईरान, कितना भारी पड़ रहा है ये अमेरिका को। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। आपको बताएं ईरान के 17 लाख का ये जो ड्रोन है 37 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका एक ड्रोन के लिए। कैसे समझिए, शाहेद 136 2-2 हजार किलोमीटर तक जाकर अटैक करता है। ये ईरानी ड्रोन है और इसमें 50 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव लोड होता है। जीपीएस में प्रोग्राम के तहत ये टारगेट पहले से सेट करता है। शायद 136 ड्रोन की लंबाई करीब 3.5 मीटर होती है और ये डेल्टा विंग डिजाइन वाला है जो इसे हवा में स्थिर रखता है, जबकि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। शायद के एक ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से 50 हजार डॉलर है, एक ड्रोन की कीमत बता रही है, जबकि इसे गिराने में या इंटरसेप्ट करने में 40 लाख डॉलर का खर्चा आता है। यानी जितने में ये बन रहा है उससे कई गुना ज्यादा तो उसको एक इंटरसेप्ट करने में, इसे नुकसान पहुंचाने में खर्च हो रहा है। मतलब 18 लाख के ड्रोन को रोकने में 37 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और अमेरिका को सस्ते ड्रोन से ईरान बुरी तरह से कमजोर कर रहा है। अमेरिका करोड़ों रुपए खर्च कर ईरान से कब तक मुकाबला करेगा, ये सवाल है।
क्योंकि क्या अमेरिका इतना खर्च करना चाहता है? क्योंकि ईरान के इस ड्रोन के जरिए युद्ध को लंबा खींचने की प्लानिंग है। ईरान मिसाइल्स और ड्रोन के ही दम पर युद्ध को लंबा चलाना चाहता है। ईरान के पास सस्ते ड्रोन्स का एक पूरा जखीरा तैयार है और इस जखीरे के जरिए वो अमेरिका को बर्बाद करना चाहता है। तो ईरान तो बड़ी प्लानिंग पर चल रहा है, ईरान की तैयारी बड़ी है और ईरान उस लिहाज से इस हिसाब से तैयार है कि अगर लंबा भी खिंचा तो ड्रोन्स का पूरा जखीरा खत्म ना हो। ईरान के शायद 136 ड्रोन की कीमत 18 लाख है, तो इसे इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस को 37 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्या सस्ते ड्रोन के जरिए ईरान युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और अमेरिका को अंदर से कमजोर करना चाहता है? इसको लेकर एक्सपर्ट ने क्या कहा, उन्हें भी सुन लीजिए। IRGC के एक कमांडर को ये कहते हुए सुना गया था कि हमारे यहाँ 90 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के ठिकाने हैं। अगर हम एक ठिकाने से अमेरिका को एक हफ्ते के लिए भी टैकल करते हैं तो हम अमेरिका को 1 साल से ज्यादा युद्ध में उलझा सकते हैं। यही तो ईरान की स्ट्रेटेजी है कि ड्रोन और मिसाइल के जरिए अमेरिका को युद्ध में उलझाया जाए और इतनी आर्थिक शिकस्त दी जाए कि फिर वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो। यही ईरान की पॉलिसी है। तो सुना आपने कि यही प्लान लग रहा है ईरान को और इस प्लान ने टेंशन में डाल दिया अमेरिका को। लेकिन आपको बताएं इन सब के बीच हालात कैसे, क्योंकि युद्ध में अमेरिका को ऐसा लग रहा था ना कि वो एक अपर हैंड रखेगा, ऐसा हो नहीं रहा। तस्वीरें जरा हम आपके सामने रखते हैं, जरा आप इस तस्वीर को देखिए। सड़कों पर यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें बदला चाहिए। ईरान के लोग जो अमेरिका और इजराइल के विरोध में इतनी बड़ी संख्या में, आप देखिए, झंडा लेकर इकट्ठा हो गए। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इजराइल जिसने युद्ध छेड़ा है उसकी तस्वीर है, जहां बंकर में लोग छिपे हुए हैं, जहां बंकर में लोग छिप रहे थे। और ये अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान अपना इंतकाम लेने के लिए प्लान एक्टिव कर चुका है, काम शुरू कर चुका है और अंडरग्राउंड मिसाइल से कहा जा रहा है कि बड़ा अटैक होगा और भीषण अटैक होगा, जिसकी तैयारी ईरान ने कर ली है। तो ईरान की तैयारी आप देख रहे हैं, ईरान का पलटवार आप देख रहे हैं, ईरान का इंतकाम आप देख रहे हैं और इसी इंतकाम ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका कोशिश करता रह जाए और सिर्फ पैसों का नुकसान हो और जीत भी हासिल ना हो। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि क्या उन्होंने इस युद्ध में उतरकर गलती कर दी। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट का समंदर जंग की आग से धधक रहा है, आसमान में बारूद बह रहा है। अमेरिका ने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया है जो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। युद्ध का 6वां दिन है और इन 6 दिनों में अमेरिका के करोड़ों डॉलर खाक हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल की चिंगारी ने खाड़ी देशों की जंग को उस मुहाने पर ला दिया है जहां सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही है। ईरान को अपने इशारे पर नचाने का ख्वाब पालने वाले ट्रंप ने उस पर हमला कर जहां युद्ध का आगाज किया, वहीं खुद अमेरिका के अरबों डॉलर भी डुबो दिए। अपने इस युद्धोन्माद की वजह से ट्रंप अमेरिका में घिर चुके हैं। कमला हैरिस तो यहां तक कह चुकी हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। ऐसे में सवाल ये है कि युद्ध से अमेरिका को कितना नुकसान। आसमान से बारूद बरस रहा है, लोग मर रहे हैं, खाड़ी देश धधक रहे हैं, ईरान से लेकर इजराइल तक धमाके हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में करोड़ों डॉलर भी खाक हो रहे हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की बात की जाए तो इस युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हुए हमलों के पहले 24 घंटे में ही अमेरिका के 779 मिलियन डॉलर यानी लगभग 6,900 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध अभी लंबा चलना है। वहीं ईरान की तैयारी बता रही है कि वो जल्द हार मानने वाला नहीं है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी मान चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो कुल खर्च 210 अरब डॉलर यानी करीब 18.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दरअसल एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगह भेजना, नौसैनिक जहाजों की तैनाती और क्षेत्रीय संसाधनों को जुटाने पर अनुमानित खर्च 630 मिलियन डॉलर यानी कि 5,556 करोड़ को पार कर गया है। वहीं इजराइल को कुल अनुमानित नुकसान 11.5 अरब डॉलर से 17.8 अरब डॉलर तक हो सकता है, जबकि ईरान को 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का झटका लग सकता है। पिछले साल ईरान के खिलाफ युद्ध 12 दिनों तक चला, जिसमें प्रतिदिन लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी साफ है
कि बर्बादी चारों तरफ है। यहाँ रहने वाला हर शख्स डरा हुआ है, कब कहाँ से मिसाइल आ जाए कोई नहीं जानता। हर सेकंड सर पर मौत मंडरा रही है, आसमान में मिसाइलें मौत बनकर गिर रही हैं। और इस जंग की शुरुआत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश को आर्थिक दलदल में डुबो रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं? क्या ट्रंप युद्ध को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका है कि युद्ध छेड़कर उन्होंने बड़ी भूल कर दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो ये लग रहा है कि उन्होंने जंग छेड़कर बड़ी भूल कर दी है, उसके पीछे की एक और कहानी, क्योंकि अब अमेरिका में भी विरोध के स्वर तेज हो गए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही सिर्फ क्रिटिसाइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जब मन आए जहां मन आए जो करने निकल जाते हैं। वेनेजुएला में मन किया तो वहां उन्होंने उनके राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ लिया और तस्वीरें जारी कर दी, और अब ईरान को लेकर मनमानी कर रहे हैं। तो जो उनकी मनमानी चल रही है, जब से वो दूसरा टेन्योर सर्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब विरोध के स्वर बहुत तेज हो गए हैं। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, ये अमेरिका में एंटी वॉर प्रोटेस्ट कैसे तेज हुआ है, ये उसकी तस्वीर। और जिसे रोका जा रहा है ना, वो एक पूर्व नेवल ऑफिसर है जो अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। This is wrong, and nobody wants to fight for Israel. और देखिए, उन्हें निकालना पड़ा। कैसे निकालना पड़ा, आपने ये तस्वीर देखी। और ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी सैनिक जिनका शहीद होने के बाद जिनका कॉफिन पहुंच रहा है, उनके परिवारों के लिए ये कितना बड़ा दुख है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कॉफिन जब पहुंचता है तो अमेरिकी सैनिक के परिवार की स्थिति क्या है। ये तस्वीरें एक एंटी वॉर सेंटिमेंट बहुत तेजी से डेवलप कर रही हैं अमेरिका में। और अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे सत्ता में, तो ये कहकर आए थे कि इस तरह से युद्ध नहीं होगा, युद्ध से जो बर्बादी होती है वो नहीं होगी। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन इसका खामियाजा उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है जिनके अपनों के शव कॉफिन में उनके पास पहुंच रहे हैं। उनका गुस्सा दिख रहा है, और यही वजह कि एक एंटी वॉर सेंटिमेंट अब पूरे अमेरिका में डेवलप हो रहा है। और ये सिर्फ उस नेवल अधिकारी तक सीमित नहीं है जो पूर्व नेवल अधिकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे मीटिंग रूम में। ये अब कांग्रेस में जो उनकी संसद है वहां भी चर्चा का विषय बन गया है। आपको सुनवाते हैं कि सदन के अंदर क्या हो रहा है, और जो पूर्व नेवल अधिकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। For 1 year, I have watched Israel burn children alive. You don't care about veterans. You don't care about American values. You are destroying this country. Shame on all of you. I rise today to support this resolution. Donald Trump is unilaterally dragging this nation into an illegal and unjustified war with Iran. As someone who survived the horrors of war, I know that bombs do not build peace or create stability. Military strikes will not make us safer. U.S. or Israeli strikes that more than 150 children were killed. It's devastating. I mean, these are the casualties of war. Again, right now they're saying over 1,000 civilians have already been lost, and this is coming after tens of thousands were already massacred. So I just urge the administration to please think about the Iranian people in this, think about their future. I'm heading to vote no on Donald Trump's war in Iran. The American people do not support Donald Trump dragging the United States into yet another endless war. तो सुन रहे हैं आप, आवाजें उठने लगी हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आवाजें उठ रही हैं, उनके फैसले के विरोध में उठ रही हैं। और ये आवाजें सिर्फ इन सीनेटर्स या ये कहीं बड़े चेहरों तक सीमित नहीं है। आपको बताएं कि अमेरिका की जनता भी इसे नामंजूर कर रही है। और ये बताने के लिए हमारे पास आधिकारिक आंकड़े हैं। चलिए, जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सर्वे बताता है कि अमेरिकी लोग ट्रंप से बहुत नाखुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं। अमेरिकी लोगों ने ईरान पर हमले का विरोध किया है, जिस तरह का अटैक हुआ है,
और सर्वे के मुताबिक 27% लोगों ने युद्ध का समर्थन किया, 27%, लेकिन 43% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी विरोध किया। आप ये समझिए, कुछ ही महीनों में यूएस में मिड टर्म चुनाव होने वाले, नवंबर में इसका समय तय है, मिड टर्म चुनाव होते हैं मध्यावधि, और ऐसे में ये मुद्दा, ये जो युद्ध चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, बड़ा सवाल ये बन सकता है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में शांति का वादा किया था, कहा था, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम युद्ध नहीं होने देंगे, बर्बादी नहीं होने देंगे पैसों की, ये कह के उन्होंने ये जो उनका फाइनल टेन्योर है वो सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने देश को एक जंग में ढकेल दिया है, क्योंकि ईरान से युद्ध इजराइल के साथ मिलकर उनके कहने पर हुआ है, और ऐसे में अमेरिकी संसद में भी ट्रंप का जमकर इस वक्त आपको बताएं विरोध हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल जरूरी भी है क्योंकि सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप ने जनता का ध्यान नहीं रखा, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा है, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सुविधा नहीं मिल रही है, जो उनका एजेंडा था, जो उनकी बातें थी, उससे इतर काम हो रहा है। और ट्रंप लोगों का पैसा युद्ध में खर्च करें, जो टैक्स का पैसा है, जो हार्ड अर्न मनी है, जो दिया जाता है सरकार को बेहतरी के लिए, वो दरअसल युद्ध में खर्च हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और 80% से ज्यादा डेमोक्रेट्स ने हमले का विरोध किया, 80% लगभग आप मान लीजिए। और निर्दलीय मतदाताओं की बात करें, इंडिपेंडेंट जिनका ना डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन्स की तरफ झुकाव है, तो उनमें से 68% ने, 68% ने हमले का विरोध किया, और ये एक बड़ा नंबर है और ये चेंजिंग नंबर है, ये काफी कुछ चेंज कर सकता है। तो मध्य अवधि जो चुनाव है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको बताएं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि युद्ध और विध्वंसक हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ सकता है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान का इंतकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ईरान नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, क्योंकि ये यूएस का फाइटर जेट है F-15, जिसे मार गिराया गया, और ईरान ने इसे मारा है। देखिए, ईरान के पास मिसाइल्स अच्छी हैं, ड्रोन्स अच्छे हैं, उतनी एयरफोर्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो यूएस के फाइटर जेट को मार गिरा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से नुकसान हो रहा है, अब जनता सवाल पूछ रही है। अमेरिकी सैनिकों के कॉफिन्स पहुंच रहे हैं, फाइटर जेट के गिरने की तस्वीरें आ रही हैं, जनता सवाल पूछ रही है। और उसको लेकर जब अमेरिकी प्रवक्ता उनसे पूछा गया, लेविट से पूछा गया, कैरोलिन लेविट से, कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग शहीद हुए, कितने सैनिक शहीद हुए, आप उसे कवर क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो वो उल्टा पत्रकारों पर ही गुस्सा होने लगी। जरा उन्हें सुनिए। It's the position of this administration that the press in this room and the press across the country should accurately report on the success of Operation Epic Fury and the damage it is doing to the rogue Iranian regime. The press does only want to make the president look bad. That's a fact. Especially you. No, listen to me. Especially you. तो देखिए, अभी जो हालात है उसमें ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो स्टेप उठाया है ये उन्हें बैकफायर करने वाला है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, और मिड टर्म इलेक्शन में कैसे नुकसान पहुंचने वाला है, किस तरह से एंटी वॉर सेंटिमेंट बन रहा है, पूरी जानकारी डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं। What's the fight? तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और दुबई से लेकर बहरीन तक आसमान से बरसता बारूद और जमीन पर बिछती लाशें, ये आज के मिडिल ईस्ट की हकीकत है। ईरान के प्रमुख ठिकाने खंडहर बन चुके हैं, तो इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलों का कहर टूटा है। अरबों डॉलर के युद्धपोत, आधुनिक ड्रोन और कीमती एयरक्राफ्ट मिट्टी में मिल रहे हैं, लेकिन इस बर्बादी की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं वो बेगुनाह बच्चे और वो अमेरिकी सैनिक जिन्हें मैदान में उतार दिया गया है। विरोध की आवाज अब व्हाइट हाउस की दलीलों से ज्यादा तेज है, और इसी विरोध के लिए एक पूर्व नेवी अधिकारी मीटिंग हॉल तक जा पहुंचे, चीख चीख कर युद्ध रोकने की गुहार लगाने लगे। पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर जोसेफिन की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। For 1 year, I have watched Israel burn children alive. You don't care about veterans. You don't care about American values. You are destroying this country. सिर्फ सड़क पर ही नहीं, अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। वहां भी सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बम शांति नहीं लाते और ये युद्ध ट्रंप की पर्सनल वॉर है जिसे कोई समर्थन नहीं देगा। अमेरिका में होने वाले सर्वे ने राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेता होने के दावों की हवा निकाल दी। मध्यावधि चुनावों से पहले ये आंकड़े ट्रंप के लिए डराने वाले हैं। 50% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए जरूरत से ज्यादा उतावले हैं।
असली पेच फंसा है 3 नवंबर 2026 को होने वाले मध्यावधि यानी मिड टर्म चुनाव में। ट्रंप ने वादा किया था कि वो यूक्रेन जैसे युद्धों में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, वो अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे। लेकिन आज की हकीकत इससे ठीक उलट है। विपक्ष का आरोप है कि जनता को सस्ती स्वास्थ्य सेवा और बेसिक चीजें चाहिए, लेकिन ट्रंप सरकार अरबों डॉलर बारूद में फूंक रही है। इतिहास गवाह है कि युद्ध के मैदान में उतरी सरकारें अक्सर मिड टर्म में अपनी सीटें गवा देती हैं। और अमेरिका के लिए ये साल सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया है। और फिलहाल सर्वे और सड़कें बता रही हैं कि ट्रंप पर लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि एंटी वॉर सेंटिमेंट अब अमेरिका में हावी हो रहा है, वहीं आपको बताएं कि अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है वो फंस गए हैं, तो उन्होंने प्लान बी एक्टिव कर दिया है। ये प्लान है ट्रंप का कोरिया प्लान। और ये क्या है, डिटेल में इस पर आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि कोरिया आपको याद है कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना हुआ है, उत्तर कोरिया, लेकिन ये पहले कभी सिर्फ कोरिया हुआ करते थे, 2 देश नहीं हुआ करते थे। इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या इसी तरह का कोई प्लान अब तेहरान के लिए भी है, उसको हम डिकोड करेंगे। लेकिन आपको जरा तस्वीर पहले दिखा रहे हैं, ये ईरान के इंतकाम की तस्वीर है जो इजराइल तक सीधे पहुंच रहा है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इजराइल में ईरानी मिसाइल का मलबा देखा गया। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से ईरान नुकसान पहुंचा रहा है, ये उसकी तस्वीर है। شمي رحم علينا Oh my gosh और जरा अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं, ये यमन की तस्वीर। अभी तक आप सुन रहे थे कि हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान से अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान का जो दूसरा प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क है हुतियों का, अब वो एक्टिव हो गया है। और यमन में जो हुती विद्रोही बड़े पैमाने पर ईरान समर्थित हैं, वो भी जंग में कूदने को तैयार हैं। यानी कि अब इजराइल पर वहां से भी हमला होने वाला है। और यही अमेरिका को भी टेंशन में डाल रहा है, इजराइल को भी टेंशन में डाल रहा है, क्योंकि किस किस से लोहा लेंगे, ईरान से, हुती से, हिजबुल्लाह से। इस बीच ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक और चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है, क्योंकि सिर्फ हिजबुल्लाह और हुती नहीं, इराक में जो मिलिशिया है, ईरान समर्थित मिलिशिया, वो भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी हमला करने का फैसला कर लिया है। और इस फैसले के बाद आप समझिए कि ट्रंप हर तरफ घिर गए। ट्रंप के दिमाग में क्या क्या चल रहा है इस वक्त, वो कैसे पसुपेश में फंसे हुए हैं, अब जरा वो आपको बताते हैं, क्योंकि अब तभी वो प्लान बी एक्टिव करने का सोच रहे हैं। क्या क्या चल रहा है, चलिए जानकारी आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए रखेंगे, लेकिन आपको पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है, ये ट्रंप के दिमाग में इस वक्त चल रहा है, ये टेंशन का दौर चल रहा है। मिडिल ईस्ट को लेकर टेंशन है, गोला बारूद कैसे खत्म ना हो जाए, बम कहीं खत्म ना हो जाए, तख्ता पलट करना था, अभी तक हो नहीं पाए, रिजीम चेंज हो पाएगा क्या, IRGC कहीं टेंशन ना बढ़ा दे, उसने नेता भी चुन लिया है, ईरान का कैसे क्या करें, तेल के खेल में कैसे बादशाह बने, हथियारों को कैसे अपने मैनेज करें, सेल करें। नेतन्याहू क्या अभी साथ रहेंगे या छिटक ना जाएं, क्योंकि नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि ये जंग तो दरअसल अमेरिका की थी, ये इजराइल की थी ही नहीं। ट्रंप इसी पसोपेश में फंसे हुए हैं और इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। और इस बीच आपको बताएं कि अभी जो हालात, जब हम कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, तो आप समझिए कि अब उनके दिमाग में यह है कि क्या कोरिया जैसा हाल किया जाए इस देश का। हम आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो हम आपको बता रहे हैं। 1948 में ये अलग हुए हैं, ये जान लीजिए पहले, लेकिन पहले ये कोरिया हुआ करता था, एक साथ थे। लेकिन ये जो तस्वीर बनी ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, ये इसलिए बन पाई क्योंकि इसमें भी अमेरिका का हाथ था। कहीं कोई कलेश हो, कहीं कुछ बवाल हो, उसमें अमेरिका का हाथ ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोरिया जब टूटा था उस वक्त की तस्वीर है, 1948 का। ये फाइल विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब कोरिया टूटा था ना, तो इसमें भी अमेरिका का हाथ कैसे था, हम आपको समझाएंगे, ग्राफिक्स देंगे आपको। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब ये पूरा प्लान लग रहा है कि तेहरान के लिए एक्टिव होने वाला है। लेकिन कोरिया कैसे टूटा था, चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मौजूद गुट को दरअसल उस दौर में 1948 से पहले फंड किया था। अमेरिका ने विरोधी गुटों को हथियारों की ट्रेनिंग दी, उन्हें मजबूत बनाया, इस कदर खड़ा किया कि वो अपने ही देश में विरोध की आग सुलगा पाए। और उसके बाद 1948 में अमेरिका दक्षिण कोरिया को लेकर यूएन गया, यूएन से अप्रूवल लिया गया,
दक्षिण कोरिया में अमेरिकी समर्थन वाली सरकार बनी और उसके बाद नॉर्थ कोरिया अलग हो गया। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया बहुत दूर दूर रहता है अमेरिका से और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई थी, उसमें भी कुछ खास नहीं हो पाया था। तो आप ये समझ लीजिए कि यही हालात है और तेहरान में भी कमोबेश आप कहें कुछ ऐसी स्थिति है। दो धड़े बटे हुए हैं। कैसे जरा हम आपको समझाते हैं, तस्वीर के जरिए समझाते हैं। ये तस्वीर देखिए तेहरान में दो धड़े हैं। एक खलीफा के समर्थन में, यानी सुप्रीम लीडर जो बनता है, जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है 1989 का, उसके समर्थन वाले लोग भी हैं। और एक है खलीफा के विरोधी जो शाह का रूल चाहते हैं। रेजा पहलवी जैसे जो शाह थे, उनके पिता जो जिस तरह का रूल रखते थे, वेस्टर्न कहीं ना कहीं असर वाला रूल, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ओपन था और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित था, उस तरह का रूल चाहते हैं। तो दो धड़ों में आपको बताएं ईरान भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है और इसी का फायदा अब डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान बी के तहत उठा सकते हैं। वो इसका फायदा इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि वो लगातार, चाहे इजराइल की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, वो ये कहते रहे कि अब जनता को अपना बदला लेना है। यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि दो टुकड़ों में ये बटे, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा। लेकिन जरा आपको बताएं कि कैसे कुर्दिस्तान वाला एंगल अब आ चुका है। कुर्दिस्तान के लड़ाकों से अब कैसे ये युद्ध छेड़ने की तैयारी, जरा आप ये समझिए। आपको पहले बताएं कि कुर्दिस्तान ये पूरा रीजन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान का कुछ हिस्सा आता है। ये पूरा हिस्सा आता है और कहा जाता है कि ये बिना देश वाला, एक बिना स्टेट वाला देश है, ये कहा जाता है। और इसके जो लड़ाके हैं, ये कुर्द लोग जो हैं, ये पहाड़ी इलाका है, वो अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ करते हैं। और ऐसे में अब सवाल खड़ा हो गया है कि अब मिडिल ईस्ट में नया कुर्दिस्तान बनने वाला है जो अलग आइडियोलॉजी के साथ चलेगा, और इसी को लेकर अमेरिका क्या फ्यूल कर रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। एक्सपर्ट का क्या कहना है, उन्हें सुन लीजिए। ईरान का केस अलग है। वहाँ पहले से देश के विभाजन के आंदोलन चल रहे हैं, बल्कि सिस्तान प्रांत है जहाँ सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा है। वहाँ 4 प्रांत के बनने की स्थिति लंबे समय से है, लेकिन वो एक तो इस्लाम और दूसरा जो है उसके एक व्यक्ति के नियंत्रण होने के कारण उस आंदोलन सफल नहीं होता है। लेकिन अमेरिका की निश्चित रूप से ये कोशिश होगी और इसकी संभावना वहाँ पहले से है ईरान के बंटने की। ईरान को 4 प्रांतों में, 4 भागों में जब बांट देने के बाद ही वहाँ थोड़ी सी स्थिति बन सकती है। तो आपने सुना क्या कह रहे थे अवधेश कुमार जी। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन इन सब के बीच क्या ये महायुद्ध परमाणु जंग में बदलने वाला है, ये सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये जब अटैक हुआ है तो यही कहा गया कि ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं दिया जाएगा। ये बात दोहराई गई, ये बात कई पैमानों पर कही गई और उसके बाद अटैक हो गया, क्योंकि टेबल टॉक्स तो चल रही थी, उसके बीच ही अटैक हुआ। और ऐसे में आपको बताएं कि इसके अलग पहलुओं को हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज जो युद्ध की, महायुद्ध की 6ठे दिन की आपको बताएं जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। आपको जरा तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि क्या हुआ है महायुद्ध के 6ठे दिन। चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए जंग का दायरा कैसे बढ़ रहा है, लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं। ये जंग का दायरा बढ़ाने वाली तस्वीर इसलिए क्योंकि मिसाइल्स लगातार फायर हो रही है। 6ठा दिन भी आप देख रहे हैं, जरा भी धीमी नहीं पड़ी है। जो अटैकिंग मोड की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, दोनों तरफ से अब अटैकिंग मोड में ही, कोई डिफेंसिव मोड में नहीं है। और अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान का टीवी स्टेशन है। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ईरान का जो टीवी स्टेशन है, ये पूरी तरह से कैसे ब्लास्ट में देखिए आप तबाह कर दिया गया। एक बार फिर सुनिए जरा। तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया, उसे तबाह कर दिया गया है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी ईरान में भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं बंदर अब्बास का, ये जो बड़ा एक तरह इलाका है, वहां पर अटैक किया गया। और आप देखिए जो शिप्स खड़े हैं वहां पर, वो धू धू कर जल रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी आपके सामने, युद्ध ये समुद्र में कैसे चल रहा है उसकी तस्वीर है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 6ठे दिन किस तरह से भीषण अटैक्स हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप देखिए अलग अलग
तस्वीरों के जरिए पूरा एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। 3 और तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे ये विकराल रूप ले चुका है। चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए भारी तबाही मची है। यहाँ देखिए ये पूरी आग जो लगी आप देख रहे हैं, ये भारी तबाही मची हुई है। हालात बहुत खराब है। बंदर अब्बास को ये कैसे नुकसान पहुंचाया गया रात दिन दोनों ही टाइम। आपको बताएं कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते हैं ईरान के जो करमनशाह में भी तबाही हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें तबाही की कहानी बताती हुई तेहरान में आपको दिखाएं। राजधानी तेहरान का क्या हाल है देखिए, बारूद जैसी बारिश हो रही है। ये जो आप रोशनी देख रहे हैं ये धमाकों की रोशनी है जो लोगों को रात के अंधेरे में भी कहीं ना कहीं इतना डरा रही है कि वो घरों में छिपे हुए हैं कि अगला बॉम्ब कहीं उनके घर के आसपास किसी नजदीकी इलाके में ना गिर जाए या उन पर ही ना गिर जाए। देखिए युद्ध तो भयंकर भीषण होता चला जा रहा है, लेकिन आपको बताएं कि ईरानी हुक्मरानों ने भी अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। जरा उन्हें सुन लीजिए। This is very bad news and sad news. We are under process and we want to follow this case, and our relevant institutions now are investigate what's happened, what was the reason. Trump, I think that changed every day and every hour his stance. We are ready for peace and war, but absolutely we prefer the peace. And unfortunately, they showed open hostility. This is very important. और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं तेल अवीव पर IRGC का बड़ा हमला हो गया है। IRGC ने फोरम शहर 4 मिसाइल लॉन्च किए, जानकारी मिल रही है। देखिए इस नाम का उनका शहर भी है और मिसाइल भी है, तो मिसाइल लॉन्च की गई है तेल अवीव पर। ये मिसाइल लॉन्च की गई है। ये एक तरह से कहें जो अगर तेल अवीव की आप बात करें तो ये फाइनेंशियल कैपिटल है इजराइल की, और वहां पर ये अटैक हुआ है IRGC का ये बड़ा हमला, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव के बीचों बीच ये देखिए ये बड़ी मिसाइल है फोरम शहर 4 जिसे लॉन्च किया गया है। 4th वर्जन है, एडवांस वर्जन है जिसे लॉन्च कर दिया गया है। तस्वीर भी दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीर बता रही है कि युद्ध का विस्तार होने वाला। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं आयरिस डेना है जिसे ध्वस्त किया गया है बीच समंदर और इंडियन ओशियन में ध्वस्त किया गया है। ये बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडियन ओशियन में ध्वस्त किया गया। ये भारत आया था, लेकिन जब ये लौट रहा था तब ये श्रीलंकन वाटर टेरिटरी के अंदर था और इस पर उस वक्त ये अटैक किया गया, भयंकर अटैक किया गया आयरिस डेना। और इसको लेकर खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने क्या कहा है, उन्हें सुन लीजिए। Last night we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. तो पीट हेगसेथ को आपने सुना, लेकिन पूरा मामला क्या है जरा विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं कैसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में ये नुकसान पहुंचाया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी कहानी जरा विस्तार से समझा देते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट की आग अब हिंद महासागर इंडियन ओशियन तक पहुंचती दिखाई दे रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरा घटनाक्रम आपको जरा समझा देते हैं। यूएस की एक पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। कैसे ये सब कुछ हुआ,
ईरान की आईएनएस डेना को टॉर्पीडो से ध्वस्त कर दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। ईरानी जहाज श्रीलंका से करीब, वहां आपको बताएं, 40 नॉटिकल मील दूर था, लेकिन ये श्रीलंकन वाटर टेरिटरी थी इंडियन ओशन की, जहां पर ये जहाज उस वक्त था। आईएनएस डेना खुद को सुरक्षित मानकर गश्त कर रहा था और उसी दौरान टॉर्पीडो का शक्तिशाली प्रहार जहाज पर होता है, जिससे वो पानी में ही दफन हो जाता है। वो तस्वीर सामने आती है, हमने आपको तस्वीर दिखाई भी। जहाज पर लगभग 180 नाविक मौजूद थे, जो अभी हमें इनपुट्स मिल पाए हैं। 180 नाविक मौजूद थे और ये बड़ा आंकड़ा है। आप ये भी समझिए, अब तक 32 लोगों को समुद्र से बचाया गया है, 32 लोगों को निकाला गया है, जबकि कई नाविक लापता अभी भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि 180 का आंकड़ा था और बहुत सारे लोग लापता हैं। ये ईरान को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे नुकसान पहुंचा है और पूरी दुनिया ये नुकसान देख रही है और ये नुकसान अब इंडियन ओशन तक पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है और ये काफ़ी बड़ा एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो अब इसको लेकर क्या एक्शन लेता है ईरान, इस पर तो हमारी नज़र है, लेकिन आपको ये बताएं, अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बताएं पाकिस्तान को भी टेंशन हो गई है। जिस तरह से ईरान पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर पाकिस्तान को लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु भी खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि युद्ध तो परमाणु को लेकर शुरू हुआ था ईरान से। और क्यों खतरे में लग रहा है पाकिस्तान, जरा तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि शहबाज को ट्रंप से अब खतरा है। वही ट्रंप जिसके एक इशारे पर शहबाज उठते हैं, बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, खड़े होते हैं, कभी भीख मांगते हैं, सब कुछ शहबाज ट्रंप के इशारे पर कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद लगता है कि ट्रंप को अब शहबाज अखर गए हैं, आंखों में चुभ गए हैं और इस कदर चुभ गए हैं कि अब एक्शन हो सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं हम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चर्चा खुद पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान में इस कदर चल रही है कि लोग इसको लेकर मजाक भी उड़ा रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, सोच में भी पड़े दिख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का नंबर अगला है। जरा सुनिए। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर चर्चा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले कहता है कि ईरान पे जैसे अटैक किया वो गलत है। फिर सऊदी से तो उन्होंने पैसे लिए थे कि आप पर हमला मतलब हम पर हमला। तो अब ईरान ने क्योंकि हमला किया तो ईरान पर हमला करना पड़े। अब इसको लेकर उन्हें भी फोन कर दिया, तो उसी को लेकर मजाक उड़ रहा है। और ये मजाक सिर्फ सदन के अंदर नहीं उड़ रहा, पूरे देश में उड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से उड़ रहा है। कैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगला नंबर ईरान के बाद पाकिस्तान का है। सुनिए जरा। ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर-ए-आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पिछले दिनों हमारे अपोजिशन लीडर चकजई साहब ने भी उनका जिक्र किया, तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये हमला शिया इस्लाम पे है, ये हमला इस्लाम पे है। तो आप समझ तो गए होंगे ये पूरी कहानी, लेकिन जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक डॉट कनेक्ट करके समझा देते हैं कि पाकिस्तान के लिए कैसे खतरे की घंटी बज रही। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में इस समय टेंशन है, माथे पर बल पड़े हुए हैं। पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है, ऐसा लग रहा है। सऊदी अरब से युद्ध में कूदने के पैसे उन्होंने लिए थे, पैक्ट किया था जाकर, लेकिन ईरान के लिए आंसू भी बहा चुके हैं। अब करें तो क्या करें। ऐसे में शहबाज पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ट्रंप भी शहबाज की दो मुही चाल अब समझ चुके हैं और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से घिर चुका है। पाकिस्तान में एक खतरा बना हुआ है। क्या है वो खतरा? पाकिस्तान को डर है कि अगला नंबर उसका ना हो भारत, इजराइल और अमेरिका से खतरा है। ये लग रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो भी तो
न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान में चर्चा है कि अब उनके एटम खतरे में है। बात बात पे एटमों की धमकी देने वाले, अब उनको लग रहा है कि उनके एटम उनसे कहीं छीन ना लिए जाएं। रिपोर्ट देखिए। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इससे कोई शक ही नहीं है। क्या पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? क्या पाकिस्तान के एटम उससे छीन लिए जाएंगे? क्या ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है? पाव पाव वाले एटम की गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान अब बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा करें तो क्या, जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है। ये दावे कोई हवाई नहीं है, इसकी पूरी ठोस वजह है और ये कबूलनामा भी खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। पहले पाकिस्तानियों का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी भी बताएंगे। इतनी जितनी दफा आप इसराइल के अंदर और इसराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इससे कोई शक ही नहीं है। तो सुना आपने, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। किसी इस्लामिक देश के पास परमाणु बम हो, ये बात ना तो नेतन्याहू को कबूल है और ना ही ट्रंप को। दोनों इसे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास जितने भी पाव पाव भर के परमाणु बम हैं, उसे जब्त करने की बात हो रही है। पाकिस्तान खुशी खुशी दे दे तो ठीक, वरना पाकिस्तान पर हमला होना तय है। एटम बम पर नेतन्याहू और ट्रंप के इरादे क्या हैं, इसका ट्रेलर दुनिया ने ईरान में देख लिया। ईरान से अमेरिका बार बार परमाणु कार्यक्रम रद्द करने की बात कह रहा था, लेकिन ईरान ने यूरेनियम संवर्धन जारी रखा था। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। नतीजा ये हुआ कि ईरान में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया, सुप्रीम लीडर तक की मौत हो गई। ऐसे में पाकिस्तान की संसद में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही होगा। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। पाकिस्तान अपने पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड्स होने का दावा करता है। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। तो दावों से इतर अब लग रहा है पाकिस्तान को कि उसके परमाणु जिसके दम पर वो थोड़ा बहुत कूद पाता है, वो भी उससे छीन न लिए जाएं। यहां प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।